एग्ज़ाम के लिए अभी 10 दिन बाकी है और इस 10 दिन में आपका प्लानिंग कैसे होना चाहिए? आप क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? इसके लिए मैंने एक छोटा-सा एक वीडियो बनाया और ये वीडियो ऐसा नहीं कि आप ये 10 दिन में कुछ मैं अलग स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ और फिर वो आप फ़ॉलो करोगे और आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, ऐसा नहीं है। आपने पहले से पढ़ा है, समझ लीजिए 3 महीने पढ़ा है, 4 महीने पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है, तो आपको इस वीडियो की हेल्प होने वाली है। तो आज का जो वीडियो हम क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में लेते हैं कि आपके मन में क्या-क्या सवाल हो सकते हैं और उसके मेरे अनुभव से क्या-क्या आंसर है, इस तरह से हम आज का वीडियो कवर करने वाले हैं। तो पहला शायद आपका सवाल ऐसा हो सकता है कि सर अभी न्यू टॉपिक हम पढ़ते रहें कि अभी भी कि पूरा का पूरा रिवीजन करें, क्या करें ऐसा? क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए 10 ही दिन बाकी है और फिर न्यू टॉपिक अभी भी हमारे कुछ पढ़ने बाकी है, तो उसको भी पढ़ते रहें कि पूरा बंद कर दें उसको? तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखिए अभी 10 दिन में आप न्यू टॉपिक पढ़ के वो याद रहना भी बहुत मुश्किल होता है। तो न्यू टॉपिक का समय बहुत ही कम कर दें, समझ लीजिए कि अगर आप 12 घंटे का आपका पढ़ाई है तो उसमें से 1 आधा घंटा आप न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए जो समझ लें आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपको लगता है अभी भी पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को, जैसे आयुष जीके के कुछ टॉपिक्स होते हैं या फिर समझ लें रिसर्च स्टार्ट होता है, संस्कृत होता है, जो आपने साल भर पढ़ा नहीं है लेकिन अभी लगता है कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं और मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो क्या करें? तो 1 आध दूसरा घंटे का समय आप दे सकते हो दिन का, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट समझ लीजिए 12 घंटे का आपका स्टडी आवर्स है तो 10 आवर्स आपका जो है वो पूरा रिवीजन के लिए होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 90% समझ लीजिए या फिर 95% समय आपका रिवीजन के लिए हो और एक 2 घंटे का समय जो होता है वो आप न्यू टॉपिक के लिए दे सकते हो, जो अनसीन टॉपिक होगा आपके लिए। और वो भी इसके लिए कि आपका थोड़ा एंग्जाइटी कम होता है इसके कारण, क्योंकि कुछ जब चीज़ें छूटती है हमारे हाथ से, समझ लीजिए ऐसा होता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वही दिमाग में बहुत आता रहता है और जो पढ़ा है उसके लिए हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वहां से ही ज़्यादा आने वाले, चलो सोचो तो अकबर से ही आने वाले, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि रिसर्च स्टार्ट मैंने पढ़ा नहीं है, मॉडर्न नहीं पढ़ा, तो क्या करें अभी, कैसे करें? तो इसके लिए याद रखिए कि न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा है तो अभी ज़्यादा चिंता मत करें, क्योंकि जो पहले से पढ़ा है उसका रिवीजन ऑलमोस्ट 95% आपका समय उसी में दे दे और न्यू टॉपिक के लिए बहुत ही कम समय, वो भी आपके एक बोलते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन के लिए, और उतना भी नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा पढ़ के वो याद भी नहीं रहने वाला है। देन दूसरा सवाल स्टूडेंट का होता है कि लास्ट के 10 डेज में हम जो रिवीजन करते हैं उसका पैटर्न कैसे होना चाहिए? तो पहले तो मैं बोलता हूँ, देखिए आप पिछले 3-4 महीने से जो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके की रिवीजन कर रहे हैं, उस तरीके का रिवीजन अभी पॉसिबल नहीं होता कि लाइन टू लाइन हर अध्याय पढ़ ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पहले तो याद रखिए कि किसी भी संहिता के स्थान में या फिर सब्जेक्ट में आपको पता रहता है कि इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या है। तो उसी को पहले रिवाइज करते रहे, अननेसेसरी टॉपिक में यानी आपका समय वेस्ट ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि चरगोमा स्थान है, तो चरगोमा स्थान में सबसे पहले हमें अब इसमें पता रहता है कि 8वां अध्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट अध्याय है। और उसी में भी हमें पता रहता है कि वाद मार्ग है या फिर समझो प्रकृति परीक्षा है, धातु सार है, दशविध परीक्षा भाव है या फिर अंगुली परिमाण है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये हमें पहले से ही पता रहता है, अगर आपने पढ़ाई किया है 3-4 महीने से, समझ लीजिए 6 महीने से कर लिया पढ़ाई, तो आपको पता रहता है कि हर अध्याय में इंपॉर्टेंट क्या है या फिर चरक के शारीय स्थान में क्या है, विमान स्थान में क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा न थोड़ा पता रहता है। तो उसी को आप रिवाइज करें नहीं, वो ओवरलुक करें। दिन भर लेके मत बैठे, बिकॉज वो उतना पढ़ने अभी समय भी नहीं रहता हाथ में। और समझ लीजिए एक ही टॉपिक पर अगर आपका 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा गया वहाँ पे समय, तो आपका और स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए लास्ट के 10 डेज में हमें ओवरलुक करना है, ना कि लाइन टू लाइन रिवीजन यहाँ पे नहीं करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि ओवरलुक करने से हमारा टच मेंटेन रहता है, हमारा मेमोरी फ्रेश रहता है और जितनी जल्दी आप रिवाइज करते रहते हो चीज़ें, उतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये थोड़ा पढ़ लिया, वो थोड़ा पढ़ लिया, ऐसा है। तो जल्दी मूव करते रहना है टॉपिक को और ओवरलुक करना है, ना कि लाइन टू लाइन पढ़ना यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट का ऐसा होता है कि सर अभी लास्ट के 10 डेज में एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए क्या, या फिर पूरा ही रिवीजन करें? तो देखिए कि एमसीक्यू तो लास्ट दिन तक आप सॉल्व करते रहें, एमसीक्यू सॉल्व करने से कभी नुकसान नहीं होगा। एमसीक्यू सॉल्व करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि एक तो कम समय में हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और फिर हम जहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो पॉइंट हमें ज़्यादा याद रहता है। लेकिन एमसीक्यू का एक ही ड्रॉबैक ऐसे होता है कि एमसीक्यू हम जब सॉल्व करते हैं तो कुछ पॉइंट्स स्किप भी हो जाते हैं। जैसे समझ लें कि अगर आपने चतुर्थांश का एक पेपर सॉल्व कर लिया, तो ऐसा तो नहीं कि 100 क्वेश्चन में आपका पूरा सूत्रसंध रिवाइज होने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें छूटने वाली है और एमसीक्यू सॉल्व करना तभी पॉसिबल होता है जब आपने वो टॉपिक पहले से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ऐसा है। तो यही याद रहे कि आपका अगर समझ लीजिए 10 आवर्स का अगर स्टडी है तो उसमें से 3-4 घंटे का आप एमसीक्यू सॉल्व कर दो तो अच्छा है, और 6 घंटे का पूरा नोट्स या फिर आपका जो संहिता रीडिंग है, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो नियरली 60-40 का ऐसे रेशो आप रख सकते हो कि 60% पढ़ाई कर लिया और 40% आपका समय जो है वो अपने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दे दिया। तो ये एक थोड़ा पैटर्न ठीक रहेगा कि 40 एमसीक्यू सॉल्व करना है, लास्ट तक करना है, लेकिन उसमें से भी डिवाइड कर लिए, पूरा दिन भर भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है और दिन भर पढ़ना भी नहीं है।
60% आपका समय जो है वो नोट्स पढ़ने में या फिर संहिता रीडिंग में दे, और 40% आपका समय जो है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप दे सकते हो। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है कि लास्ट के 10 डेज में सर मॉक टेस्ट सॉल्व करें क्या? तो मॉक टेस्ट अगर सॉल्व करना होगा तो आप प्रैक्टिस मोड में सॉल्व करें, जिसमें आप कितने मार्क्स आ रहे हैं इससे अच्छा कि आप क्वेश्चन क्या थे, किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे आंसर था उसका, इस या फिर ऑप्शन क्या थे, ये सब देखने के लिए सॉल्व करें। मार्क्स का जजमेंट निकालने के लिए मत सॉल्व करें, बिकॉज लास्ट के 10 डेज में वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं आता ज़्यादा पढ़ाई करके या फिर ज़्यादा कुछ टेस्ट सॉल्व करके, खामखा टेंशन बढ़ जाता है। इसके लिए लास्ट के 10 डेज में मॉक टेस्ट सॉल्व करना तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। करना भी होगा तो प्रैक्टिस मोड में सॉल्व करें। प्रैक्टिस मोड में ज़रूर सॉल्व कर सकते हो आप, कि आप समझ लीजिए पुराने कुछ मॉक टेस्ट रहेंगे या फिर आपसे कुछ मॉक टेस्ट क्लास का छूटा होगा, तो भी आप मॉक टेस्ट वो रिवाइज करने के लिए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस मोड में करें। और इवैल्यूएशन मोड में करके आपके मार्क्स मत देखिए, उसमें वो और स्ट्रेस बढ़ता है। इससे अच्छा कोई भी टेस्ट होगा तो आप प्रैक्टिस मोड में सॉल्व करें, मार्क्स देखने के लिए बिल्कुल भी टेस्ट सॉल्व मत करें अभी लास्ट के 10 डेज में। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहता है, सर मॉक टेस्ट में मेरे क्लास में बिल्कुल भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर एक रेंज के अंदर मेरे मार्क्स रहे, या फिर मेरे से जिन्होंने लेट पढ़ाई स्टार्ट किया तो उनके भी अच्छे मार्क्स आ गए मेरे से। तो ये तो कंप्लेंट स्टूडेंट की हमेशा रहती है, ये उनके मन में ये थॉट्स हमेशा रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए अभी लास्ट के 10 डेज में ये बोलते हैं ना, इसमें इस ओवर थिंकिंग में आप बिल्कुल भी मत रहे कि मेरे मार्क्स क्या आ सकते हैं फाइनल में, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में इतने ही आ रहे हैं। तो अभी तो 10 डेज में आपका फोकस पूरा रिवीजन के ऊपर होना चाहिए, और आपका माइंड बहुत स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज आप हर एक स्टूडेंट एक रेंज बनाई रहती है मार्क्स की। देखिए कि किसी का 250 होता है, किसी का 280, 300, 340 तक ऐसा, या फिर 400 भी किसी किसी का हो जाता है। तो वो पूरे मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में लेके आने रहते हैं, याद रखिए यही आपकी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि एक साल में ये साइकिल पूरा पढ़ाई करना, फिर एंड तक पढ़ते रहना, फिर उतना रिवाइज करना, ये इतना आसान नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो सेचुरेट हो जाता है दिमाग से। इसलिए आपका समझ लीजिए पेपर कैसे भी निकले, इजी निकले, मीडियम निकले या फिर हार्ड निकले, आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आप पूरा जितना आपका पढ़ाई है वो पूरा मार्क्स लेके आइए, उससे कम मत लेके आइए। जैसे समझ लीजिए आपका 280 का रेंज है, तो 280 का 240 मत कीजिए, वो पूरा लेके आइए। 280 का 280 पूरा लेके आइए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अभी लास्ट के 10 डेज में वो ओवर थिंकिंग करके, एंग्जाइटी में स्ट्रेस लेके, वो आपका पूरा जो जितना आपने पढ़ाई किया है उसको खराब मत कीजिए। जो अभी नहीं पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, वो उससे आप पढ़ के भी कुछ होने नहीं वाला ऐसा है। तो आपकी जिम्मेदारी, सभी स्टूडेंट जो ये लेक्चर मेरा सुन रहे, वो इतना याद रखिए कि आपकी जितना भी पढ़ाई, आपका एक रेंज बन चुका है, वो पूरा मार्क्स लेके आना, यही आपकी जिम्मेदारी होती है। जो आपसे हाथ से छूट गया है या फिर समझ लीजिए आपको नहीं जम रहा है, उसके बारे में अभी बिल्कुल भी मत सोचिए। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर अभी रिवीजन को फास्ट कैसे करें, बिकॉज अभी तो ऐसा है कि लास्ट 10 डेज में एक दिन में एक पूरा संहिता पढ़नी चाहिए, या फिर एक स्थान एक दिन में होना चाहिए, ऐसा इतना एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है, लेकिन उतना हो ही नहीं पाता। जैसे समझ लें कि चरक का किसने ज्वर अध्याय ले लिया, तो पूरा ज्वर का एक आधा दिन उसी में निकल जाता है, ज्वर अध्याय में। तो बहुत स्ट्रेस आता है कि सर कैसे यानी रिवीजन कैसे करें। तो देखिए रिवीजन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से पहले ही मैंने अभी बोला कि अभी रिवीजन आप जो कर रहे हो तो लाइन टू लाइन पॉसिबल नहीं है, अभी आपको ओवरलुक करना होता है। पहले तो याद रखिए कि आप रिवीजन में फास्ट रिवीजन करने के 3-4 ऐसे टेक्निक है कि पहले तो आपने जहाँ से पढ़ा है, समझ लीजिए नोट से पढ़ा है, या फिर किसी शॉर्ट नोट से पढ़ा है, या फिर संहिता से पढ़ा है, तो जहाँ से आपने पहले पढ़ा है उसी को हाथ में लेके रिवाइज करें, उससे आपका विजुअल मेमोरी पहले डेवलप होना चाहिए वहाँ पे। दूसरा ऐसा है कि रिवीजन करते समय आप लाइन टू लाइन मत पढ़िए, हर अध्याय का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता रहता है पहले से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला कि विमान स्थान के 8वें अध्याय में चरक के आपको पता रहता है कि वाद मार्ग इंपॉर्टेंट है, प्रकृति इंपॉर्टेंट है, धातु सार इंपॉर्टेंट है, अंगुली वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये यही टॉपिक पढ़ के आगे निकल जाइए, हर लाइन टू लाइन पढ़ते मत बैठिए, बिकॉज अभी वो समय नहीं है हाथ में आपके, ठीक है। तो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, ओवरलुक करना है, ये दूसरा मैंने पॉइंट बोला। तीसरा ऐसा है कि समझ लीजिए अगर आप कोई ऐसा स्थान है जो आपने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, और उतना पढ़ने का समय भी आपके हाथ में नहीं, जैसे समझ लीजिए कि सुश्रुत निधान है, तो सुश्रुत निधान अगर आपने पहले पढ़ा है, ईजी लगता है, अभी फिर से कभी वापस उसको रिवाइज करने के लिए समय नहीं मिला, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन या फिर एक सिंगल पेपर वहां से ऐसा कुछ क्लास में आपको दिया रहता है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होता है कि अब आपके कम समय में वो अलग अलग जो अध्याय के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हाथ में आ जाते हैं, तो आपका थोड़ा एक यानी कम समय आपका रिवीजन भी हो जाता है, टच भी मेंटेन रहता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ये भी एक रिवीजन का एक अच्छा ऑप्शन है कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चन भी एक एक अध्याय के सॉल्व मत कीजिए, पूरा एक स्थान का सॉल्व कर लीजिए। थोड़े वात व्याधि का होना चाहिए, थोड़ा शुद्ध रोग का होना चाहिए, थोड़ा मुख रोग का होना चाहिए, तो थोड़ा भगने के ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हर अध्याय से थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके हमें समझता है कि कहाँ पे हम वीक है,
और उसी अध्याय को थोड़ा सा या फिर उसी टॉपिक को फिर से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। पूरा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है ऐसा। तो ये तीसरा तरीका है कि क्वेश्चन सॉल्व करके आप देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे। जहाँ से नहीं आ रहे उतने ही टॉपिक रिवाइज कीजिए। तो ये भी एक तरीका है रिवीजन फास्ट करने का। तो ये सभी टॉपिक आप इन्हें इस तरीके से आप टेक्निक यूज़ करके रिवीजन को थोड़ा फास्ट कर सकते हो। देन लास्ट के 10 डेज में जनरली मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, जो अभी मैं बोलने वाला हूँ आपको, कि देखिए आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि हम कभी कभी डिस्कशन करते, कभी कैंटीन में बैठे, कभी लाइब्रेरी में बैठे और डिस्कशन करते हैं, और हम सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर समझ लीजिए उसने तुरंत दे दिया, और उसके क्वेश्चन का अगर हमें आंसर नहीं आया तो फिर हमारे दिन में बहुत, मैंने बोलते हैं हमारे माइंड में वो पूरा दिन भर चलता रहता है कि उसका मुझे आंसर नहीं आया तो कैसे होगा, क्या होगा, मैंने शायद वो पढ़ा नहीं, वो पढ़ूँ क्या, ऐसे, या फिर उसका पढ़ाई मेरे से ज़्यादा है क्या, मेरा उससे कम है क्या। ऐसा हमारा पूरा दिन में उसी थॉट में हमारा लगा रहता है माइंड जैसे। तो ये उससे होगा कुछ नहीं, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा ना, वो टॉपिक शायद पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन उसका एक आंसर नहीं आया तो आपको पूरा दिन खराब होता है। तो इसीलिए लास्ट के 10 डेज में ना बिल्कुल भी किसी के साथ डिस्कशन ही नहीं करना है, पूरा आइसोलेट रह के पढ़ाई कीजिए। और अगर कुछ डिस्कशन करना भी होगा ना तो अदर देन एग्जाम कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। तो यह याद रखिए कि ऐसा बहुत बार स्टूडेंट के साथ होता है कि सामने वाले ने कोई इन्हें क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे और हमें जवाब नहीं आया हमारा, तो फिर वो टेंशन माइंड में बिल्डअप होता है कि अरे मुझे नहीं आया तो मैं पढ़ लूँ क्या वहाँ पे जाके, या फिर इसका पढ़ाई मेरे से ज़्यादा कैसे हो गया ऐसे, या फिर हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं ऐसा। तो याद रखिए कि इसके लिए लास्ट के 10 डेज में पूरा डिस्कशन करना ही नहीं है, करना है तो बहुत जनरल करना है, अदर देन एग्जाम करना है, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर सब्जेक्ट का पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में अभी सब्जेक्ट इतना सारा रिवाइज करना, संहिता वाला सेक्शन ही बड़ा है वो तो हो नहीं रहा है, और सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें, बिकॉज सब्जेक्ट इतना जनरल स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, आईपीजीटी की प्रिपरेशन में संहिता ही ज़्यादा पढ़ते रहता है। तो रस द्रव्य से लेकर इन्हें पहले पदार्थ विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, रिसर्च टाइड, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थम, कितने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे सब्जेक्ट रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें, तो देखिए कि सब्जेक्ट्स का वेटेज वैसे भी कम है, और ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ना है, आयुर्वेदिक पोर्शन तो संहिता से आने वाला है, तो सब्जेक्ट का पढ़ना है संहिता का ही पढ़ना होता है। लेकिन जो मॉडर्न पार्ट है, फिर समझ लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनका संहिता से रिलेशन बिल्कुल नहीं, जैसे पवि है या फिर समझ लीजिए द्रव्य है, रस है, ऐसे वाले टॉपिक आप पढ़ सकते हो। और वो भी सब्जेक्ट का भी याद रहे कि आपको हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ने हैं, क्योंकि अभी बहुत रेयर टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज रेयर टॉपिक पढ़ के पता नहीं आपको वो क्वेश्चन ट्रेस करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये आ सकता है क्या। इसीलिए वो टॉपिक पढ़ो जहां से आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लास्ट लास्ट में याद रहे कि पढ़ाई इसके लिए मत कीजिए कि आपके मार्क्स और बढ़े, इसके लिए पढ़े कि आपके मार्क्स कम ना हो जाए। बिकॉज समझ लीजिए आपका अगर 300 मार्क का नहीं आपने पढ़ाई किया है, वो 300 का आपको 250 नहीं करना है। 300 का अगर पेपर थोड़ा इजी निकला है, फिर आपके समझ लीजिए कुछ गेस अगर अच्छे आ गए तो 300 का 320 भी हो जाएगा, 340 भी हो जाएगा, लेकिन आपको 300 से कम नहीं करना है। इसके लिए याद रहे कि लास्ट लास्ट में जो पढ़ना होता है वो ऐसा है कि सिंपल मिस्टेक्स यानी सिली मिस्टेक्स ना हो एग्जाम के लिए, एग्जाम में हमारे, इसके लिए एक्चुअली पढ़ना रहता है। तो याद रहे कि हर सब्जेक्ट के हाईलाइटेड पॉइंट आपको थोड़ा पता रहता है कि अगर समझ लीजिए पदार्थ विज्ञान है तो दर्शन के ऊपर पूछा जाता है, या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर पूछा जाता है, रस शास्त्रों का तो शोधन है, पारद है, या फिर महारस होता है। हमें जनरली हर जगह का कुछ ना कुछ तो पता रहता है कि यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही थोड़ा रिवाइज करके वो भी ओवरलुक करके आगे निकल जाना है। सब्जेक्ट भी पूरा दिन भर लेके नहीं बैठना है, और सब्जेक्ट और संहिता का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो आपके पूरे शेड्यूल में, समझ लीजिए दिन के शेड्यूल में जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ लीजिए अगर आपका 10 घंटे का पढ़ाई है तो 4-5 घंटे का अगर आप संहिता कर रहे हो तो 2-3 घंटे का आप समय जो है सब्जेक्ट को दे सकते हो, ऐसा है। तो हर जगह पे ऐसे ही कीजिए कि अभी 10 दिन बाकी है, उसमें तो पूरा इतना सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर जगह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। जैसे समझ लीजिए टॉक्सिकोलॉजी है तो सबको पता रहता है कि एंटीडोट आ सकते हैं, या फिर समझ लीजिए फेटल डोज पता जनरली सबको पूछा जाता है, फेटल डोज हो, एंटीडोट हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस है, आईपीसी सबको पता है कि जनरली पूछा जाता है, या फिर डेथ वाला जो चैप्टर हो जाता है इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। तो ये सब पॉइंट रिवाइज थोड़ा कर लीजिए, इतना ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल लास्ट के अटेंडेंस में नहीं हो पाता है ऐसा है। इसके बाद एक नेक्स्ट और बेसिक बहुत सबसे सवाल स्टूडेंट का होता है, यानी जनरली में रहता है सभी स्टूडेंट का इस सवाल माइंड में रहेगा सबके कि सर साल भर इतना सारा पढ़ा है, अभी भी 10 दिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सब कुछ याद आता है क्या, ऐसे। तो अभी भी हमारे सामने बहुत कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन देख के, ऐसा लगता है कि फाइनल में तो क्या याद आएगा, बिकॉज इतना स्ट्रेस रहता है वहाँ पे, ऐसा। तो जनरली देखिए कि आपने जितना पढ़ा है उसका मोस्टली तो आपको याद आता है। ऐसा कारण, 2 कारण मैं आपको साइंटिफिक कारण बोलूंगा।
जिससे थोड़ा सा आप कन्विंस हो जाओगे। पहला ऐसा है कि 120 क्वेश्चन हमारे सामने जब आते हैं, हम जैसे एग्जाम जैसे पेपर स्टार्ट होता है, 120 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो धीरे धीरे हम पेपर के साथ अडेप्ट हो जाते हैं, पेपर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। भले पेपर डिफिकल्ट हो, इजी हो, कैसे भी हो, हमें समझ में आता है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। और 120 क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो 120 क्वेश्चन से रिलेटेड ही जो भी मैटर होता है वो हमारे ब्रेन में फ्रंट साइड में आ जाता है, उतना ही मैटर हम यानी रिकलेक्ट करते हैं, और उससे अनरिलेटेड टॉपिक हमारे ब्रेन से बाहर जाते हैं। इसके लिए वो 120 क्वेश्चन हमें जल्दी याद आते हैं, नहीं जिसको उसको वो मैटर रिलेटेड होगा, पढ़ा होगा पहले से, समझ लीजिए, तो जल्दी याद आता है हमें। अगर पढ़ा ही नहीं तो वो बात अलग है, लेकिन पढ़ा है तो आप जल्दी याद आता है, ऐसा है। तो उसका कारण ये है कि रिलेटेड टॉपिक है तो ब्रेन जनरली वो एक्टिव हो जाता है, तो वो फ्रंट साइड पे लाते हैं, और अनरिलेटेड टॉपिक ब्रेन से थोड़ा बाहर जाते हैं। अदरवाइज देखिए, अगर आपको अभी ये पढ़ना होगा तो आपको कितने सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में है, चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, शारंद्र, काश्यप, कितने सारे टॉपिक्स आपके सामने है। लेकिन अगर एग्जाम के 120 क्वेश्चन जैसे सामने आते हैं, आपको ये सारा मैटर आपके ब्रेन से निकल जाता है, और उतना ही टॉपिक आपके सामने रहता है जो उस 120 क्वेश्चन से रिलेटेड है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि जिससे कारण हमें एग्जाम में याद आता है, ये इंपॉर्टेंट कारण ऐसा है कि एग्जाम सेंटर का एक माहौल ही ऐसे होता है। देखिए, आप कभी भी देखोगे ना, तो एग्जाम सेंटर में हम जाते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है स्टूडेंट्स की, सभी स्टूडेंट इधर उधर से आते रहते हैं, ट्रेन से आएगा कोई, टैक्सी से आएगा, फिर वहाँ पे हॉल टिकट चेक करना रहता है, फिर हमारा सेंटर कहाँ पे, हमारा एग्जाम का रूम हॉल कहाँ पे होता है, पेपर सॉल्विंग का वगैरह, ये सब देख के हम अलर्ट हो जाते हैं ऐसे। और हम कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करते समय हमारे माइंड में रहता है कि मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद में मुझे सॉल्व नहीं करने का चांस नहीं मिलने वाला पेपर सॉल्व करने का। शायद क्लास के पेपर में आप थोड़ा बोलते हैं ना कि लूज सॉल्व करोगे, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा है। तो ये 2-3 कारण है। एक तो रिलेटेड टॉपिक हमारे ब्रेन में जल्दी बाहर आते हैं और अनरिलेटेड टॉपिक ब्रेन से निकल जाते हैं। दूसरा, वहां पे हम अलर्ट बहुत हो जाते हैं उस एग्जाम सेंटर पे। और तीसरा मैंने कारण बोला कि हम बहुत बोलते हैं कि पेपर बहुत सीरियसली सॉल्व करते हैं, जो शायद हम क्लास का पेपर भी उतना सॉल्व सीरियसली नहीं करते ऐसा। तो ये 2-3 कारण है जिसके वजह से आपको एग्जाम में याद आता है। जितना आपने पढ़ा है उतना तो याद आता है, जो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल उसके लिए तो क्या सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उतना तो जनरली स्टूडेंट्स को याद आता है। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि लास्ट के 10 डेज में जनरली मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीनियर्स भी बोलते रहते हैं कि माइंड स्टेबल रख के थोड़ा पढ़ते रहो, शांत रहो, ऐसे। मैं भी खुद बोलता हूँ ग्रुप पे, क्लास के ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे। लेकिन सभी स्टूडेंट को पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कितना भी बोलो, वो ओवर थिंकिंग के कारण उनका टाइम वेस्ट होता ही रहता है, ऐसा है। समझ लीजिए 1 घंटा पढ़ने बैठे हैं तो उसमें से आधा घंटा तो थिंकिंग में, उनका ओवर थिंकिंग में वेस्ट हो जाता है, ऐसा है। तो इन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ऐसा है। तो देखिए कि हमारे माइंड में थॉट्स जो आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर का डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, फिर समझ लीजिए मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरी रैंक नहीं आएगी, मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, फिर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फिर घर से पैसे कैसे लेंगे। यही हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। फिर क्लिनिकल सीट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे। करियर का फिर मेरा क्या होगा, ऐसे। तो जितना भी नेगेटिव आपके माइंड में आ रहा है उसको एक बार इमेजिन कर लीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो ही प्रॉब्लम होता है, ऐसा। और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो और थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, कि जो भी आपको वर्स्ट लगता है ना कि ये सब मेरे साथ हो सकता है, उसको एक बार इमेजिन कर लीजिए और एक्सेप्ट करके सोचिए कि अगर ऐसे होगा तो भी मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा, ऐसा। तो अगर नहीं करेंगे ऐसा तो ही आपके माइंड में वो बहुत सारा चलता रहता है, ऐसा। तो एक बार आपने वर्स्ट फ्यूचर जो आपको लगता है, जो भी आपको निगेटिव लग रहा है, वो एक बार इमेजिन करके एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर लगता है इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है, ऐसा। तो ये अगर आप करोगे तो धीरे धीरे वो जो पीक का बोलते हैं ना, वेव जो आपके माइंड में आ रही है थॉट्स की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, सेटल हो जाती है, ऐसा। तो ये एक तरीका है कि जनरली मैं तो ऐसे करता हूँ, क्या अगर बहुत ओवर थिंकिंग हमारा माइंड कर रहा है तो फिर जो भी निगेटिव सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, इसको एक इमेजिन करके एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है, ऐसा है। तो ये सब छोटे छोटे जितने भी मुझे पॉइंट्स लगते थे मैंने इस वीडियो में कवर कर ले, कि शायद आपके मन में यही सवाल होंगे। और बाकी को जो पहले पेपर के बारे में जो बोलना था, मैंने दूसरा जो यूट्यूब का वीडियो था वो तो पहले भी शेयर कर दिया है ग्रुप पे। अगर आपको नहीं मिला होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, ऐसे। तो वो भी एक अच्छा वीडियो देख लीजिए कि एग्जाम में पेपर एक्चुअली पेपर सॉल्व करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग में कितने पेपर सॉल्व करने, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में क्या आती है, पेपर नेगेटिव अगर रहेगा तो फिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर लिए। और ये एक थोड़ा सा 10 दिन का मैंने प्लानिंग दिया कि ये सब शायद आपके सवाल हो सकते हैं, तो ये सब मैंने आज के इस वीडियो में कवर कर दिया है।